नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है। उसमें हम आज अर्थक्वेक अर्थात भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप का जो पूरा टॉपिक है इसको हम 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक पहले जो टॉपिक है, जो पार्ट 1 है आज का, उसमें हम भूकंप क्या है, कैसे आता है, कितने प्रकार का है, ये सब पढ़ेंगे। और अगले उसमें जो भूकंपीय तरंगे हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम इससे पहले कि भूकंप वाला अपना लेक्चर शुरू करें, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जीएस जीनियस का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें वर्तमान में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स की एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज में रोज हम फिजिकल ज्योग्राफी का एक वीडियो डालते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो डालते हैं और 2 से 3 अलग अलग टॉपिक्स पे जो करंट अफेयर्स की वार्षिकी आ रही है इस समय, उन पर हम वीडियो देते हैं। छोटे छोटे सेक्शंस में 15-15, 10-10 मिनट के, 5-5, 8-8 मिनट के छोटे छोटे वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर होते हैं। इसी वीडियो की जो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि उन छोटे छोटे वीडियो को देख करके आपका एक एक सेक्शन करंट अफेयर्स का तैयार हो सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ धीरे धीरे करके आप वो जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं उनको देख डालिए। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, इन सभी आने वाले एग्जामों के पहले आपका करंट अफेयर्स 100% तैयार हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा सेक्शन लगता है कि जिसमें आपको लगता है कि कंटेंट कुछ कम है, कुछ और डालना चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसमें कंटेंट को, नया कंटेंट ढूंढ के आपके लिए अवश्य प्रस्तुत करूं। तो आइए शुरू करते हैं भूकंप के वीडियो को। अर्थक्वेक अर्थात भूकंप। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप है क्या। भूकंप की जो बहुत सिंपल से एक परिभाषा दी गई है, वो दी गई है, सडन शेकिंग ऑफ एंड ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थात अचानक जमीन को हिलने को या उल्टा पुल्टा होने को अर्थक्वेक अर्थात भूकंप कहा जाता है। जो ये भूकंप है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, अर्थात भूमि का कांपना। भू से भूमि अर्थात पृथ्वी, और कंप से अर्थात कंपन। पृथ्वी का कांपना ही भूकंप है, या इंग्लिश में उसे अर्थक्वेक कहते हैं। और ये क्यों होता है, तो इसके कई इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इंडोजेनिक को हिंदी में कहते हैं अंतर्जात बल, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतर्जात बल, और एक्सोजेनिक को कहते हैं बहिर्जात बल। तो अर्थात जो अंदर से लगने वाले बल हैं और बाहर से लगने वाले बल हैं, वो कई इस प्रकार के कारण हैं जो पृथ्वी पर भूकंप लाने के जिम्मेदार होते हैं। और इन जो ये अंतर्जात और बहिर्जात बल हैं, इनके कारण बहुत भारी मात्रा में जो पृथ्वी की जो परतें हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर और सेंट्रिनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इनके बारे में हम डिटेल से जो है अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। अगर आप इन लेयर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, सियाल, सीमा, नीफे और क्रस्ट, मेंटल, कोर, अगर आप इन सब के विषय में नहीं जानते हैं और डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमने अपने 3 पार्ट में छोटे छोटे 15-15, 17-17 मिनट के वीडियोस में इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इस टॉपिक से हमने वीडियो दिए हुए, अपलोड किए हुए हैं। आप इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें ज्योग्राफी जीएस या फिजिकल ज्योग्राफी जीएस नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें उसको क्लिक करिए, उसमें देखिए, और आपको जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो अब आइए वापस भूकंप पे आते हैं। तो जो ये अंतर्जात और बहिर्जात बल हैं, इनके कारण क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रिसाव होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। कहां से निकलती है? पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं। और अगर हम साफ साफ कहें कि आंतरिक परत कौन सी, तो जो एस्थीनोस्फीयर है, और जो यहीं से आसपास से जो ये एनर्जी है, ये बाहर निकलती है। और वो जिस जगह से निकलती है, वहीं पर
जो भूकंप का मेन केंद्र होता है वहीं पर सबसे ज्यादा विनाश भी होता है। ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी वेव्स आर फॉर्म्ड ऑल डायरेक्शन क्रिएटिंग अर्थक्वेक। तो जो ये एनर्जी निकलती है, ये किस रूप में एनर्जी निकलेगी? एनर्जी हमेशा वेव्स के फॉर्म में चलती है। तो जब हमारी जो ऊर्जा निकली नीचे से वो वेव्स के फॉर्म में निकलती है तो चारों दिशाओं में फैलती है। चारों दिशाओं में भले फैलती है, लेकिन वो किसी न किसी जो धरती की सतह है वो किसी न किसी एक पॉइंट के सबसे नजदीक होती है और सबसे ज्यादा प्रभाव उसी पॉइंट पे पड़ता है। उसको हम आगे अभी देखेंगे। जो ये वेव्स निकलती हैं, जो एनर्जी लेके आती हैं, उनको हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स का मतलब है भूकंपीय तरंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी ये जो इंग्लिश के टर्म हैं उनके हिंदी टर्म्स भी आपको बताता रहूं, जिससे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हें ये न लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। द स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये टॉपिक है, इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम संक्षेप में इसे बता दे रहे हैं कि जो भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और यहां से तरंग निकली तो ये चारों दिशाओं में जाती है, लेकिन जो लिक्विड पोर्शन होता है या सेमी सॉलिड पोर्शन होता है या सेमी लिक्विड या प्लास्टिक स्टेट में होता है, वहां पर इन तरंगों की स्पीड कम हो जाती है। तो उससे हमें यह मालूम चलता है कि जब तरंगों की स्पीड कम हो गई है तो जब लेयर्स से पास जब तरंगे उन परतों से होकर गुजरती हैं तो वो देर से पहुंचती हैं। उनमें एक टाइम लैग होता है। तो जो टाइम लैग होता है उसी से ये पता चलता है कि रास्ते में कोई ना कोई ऐसी जगह थी जहां पर स्पीड कम हुई। स्पीड कम क्यों हुई? क्योंकि जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो सॉलिड में सबसे तेज चलती हैं, लिक्विड में उससे धीरे, गैसेस में उससे धीरे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये संक्षेप में बताया कि जो ये सीस्मिक जो वेव्स होती हैं अर्थात भूकंपीय तरंगे होती हैं, ये समझने में मदद करती हैं कि धरती के नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, लेयर्स बाय लेयर्स, वो किस प्रकार की है। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इज टर्म्स एज सीस्मोलॉजी। जो ये भूकंप और भूकंप से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी, अर्थात भूकंप विज्ञान। हिंदी में 99% सीस्मोलॉजी ही लिखा होगा और नहीं तो भूकंप विज्ञान लिखा होगा। अब आइए देखते हैं कि भूकंप को हम नापते कैसे हैं। तो जो इसको नापने का जो पहला पैमाना है वो है रिक्टर स्केल, और इसको 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने डेवलप किया था, रिक्टर स्केल को। और ये क्या नापता है? ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापता है, अर्थात उसका जो तीव्रता है जो उसको नापता है, उसका जो कितना जो है तीव्रता से आया। इसके अलावा मर्कली स्केल से जो है, इससे भी हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापते हैं। और ये मर्कली स्केल जो होता है ये हमको ये बताता है कि जो सरफेस पे कितना डैमेज हुआ है, ये मर्कली स्केल से पता चलता है। तो भूकंप को नापने के दो पैमाने मैंने आपको बता दिए, एक रिक्टर स्केल और दूसरा मर्कली स्केल। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये है क्या, रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल है क्या। ये देखिए, ये एक टेबल है, जो ये मर्कली स्केल है, मर्कली, और ये है रिक्टर स्केल। यदि भूकंप 3.5 रिक्टर स्केल पैमाने पे 3.5 मैग्नीट्यूड से कम होगा तो ये बहुत ही सामान्य और हल्का फुल्का कंपन होगा, और नॉर्मल जो परिस्थितियों में इसको हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर हर मिनट, हर घंटे, हर 2 घंटे पे छोटे मोटे कंपन होते रहते हैं, लेकिन वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हमारा शरीर इस प्रकार का बना है कि छोटे मोटे कंपन को हम जो है हमारा शरीर बैलेंस बना लेता है। अब उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन अभी भी 3.5 जो रिक्टर पैमाने से अगर कम का भूकंप होगा तो फीबल है, अर्थात हल्का फुल्का, बस धरती हिलेगी, कुछ बर्तन खड़खड़ाएंगे किचन में, बस इतना ही होगा। अब अगर 3.5 से 4.2 रिक्टर स्केल पर आया तो स्लाइट, मर्कली स्केल पे इसको स्लाइट कह देंगे, मतलब भूकंप आया।
इसको मानेंगे कि भूकंप आया है। और अब अगर ये 4.3 के आसपास हुआ तो इसको मॉडरेट मतलब मध्यम जो है तीव्रता का भूकंप मानेंगे। नॉर्मली इसी के आसपास जो भूकंप है वही हम जो है न्यूज में जानते और सुनते हैं, जो 4 से लेकर के 5-6 तक रहते हैं। अगला जो है वो है 4.8। अगर रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता का भूकंप होगा तो हम उसे एक तीव्र भूकंप मानेंगे कि लगभग तीव्र भूकंप था। अब अगर ये 4.9 से 5.4 होगा रिक्टर स्केल पे तो हम उसे एक तीव्र मतलब अच्छा खासा भूकंप महसूस करेंगे। जो हमारे घर की दीवारें और खिड़कियां वो सब हिलेंगी, हमारे जो बेड फर्नीचर सब हिलेंगे, हमको भी महसूस होगा। अगर हम सड़क पर चल रहे होंगे पैदल तो महसूस होगा। इसके अलावा इससे होता क्या है कि जो कमजोर किस्म के मकान होते हैं, जो गांव देहात में मकान होते हैं, वो उनमें दरारें आ जाती हैं जो स्ट्रांग होते हैं। अब अगर 5.5 से 6.1 तीव्रता का है तो जो मकानों में दरारें हैं वो काफी बड़ी बड़ी दरारें आ जाएंगी और जो कच्ची दीवारें होती हैं वो गिर भी जाती हैं। तो ये वेरी स्ट्रांग कैटेगरी में आएगा, अत्यंत तीव्र भूकंप माना जाएगा 5.5 से 6.1। और अगर ये 6.2 से 6.9 तीव्रता का होगा तो जो पक्के मकान बने हुए हैं लेकिन पुराने हैं, कुछ कमजोर प्रवृत्ति के हैं, वो गिर भी जाएंगे। और यहां से शुरू होता है विनाश। जब मकान गिरेंगे तो जन धन हर प्रकार की हानि होती है। अगले भूकंप का प्रकार देखते हैं। 6.9 से 7 के आसपास तीव्रता का भूकंप होगा तो उसे कहेंगे रुइनस, जो हर चीज को रुइन कर दे। इस परिस्थिति में होता क्या है कि जो मकान जिनकी नींव कमजोर होती है या जिनके इधर उधर सपोर्ट नहीं होता है, आज की नई पद्धति से भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं, केवल नॉर्मल ईंटों पे खड़े करके स्लैब डाल दी जाती है, वो हर हाल में गिर जाते हैं। और जो 2-3 मंजिला होते हैं वो तो जरूर गिर जाते हैं। अब जो एक अगला प्रकार है उससे भी भयानक, वो है 7 से 7.3। जो 7 से 7.3 का भूकंप है वो डिजास्टर्स माना जाता है। ये जब भूकंप आता है तो जिस शहर में आता है उस आसपास 100-200 किलोमीटर तक भारी तबाही होती है। मरने वालों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ 1, 2, 4 जो बहुत अच्छे मकान बने हैं उनको छोड़कर सभी मकान गिर जाते हैं। और यहाँ तक कि जो बहुत अच्छे मकान बने होते हैं, बहुत नए तरीकों से और नई पद्धतियों को अपनाकर बनाए जाते हैं, कई बीम डाल के बनाए जाते हैं बांध के, उनमें भी दरारें आ जाती हैं, वो भी धसक जाते हैं। अब ये देखते हैं कि 7.4 से 8.1 जो पैमाने का भूकंप है जिसे वेरी डिजास्टर्स कहते हैं, ये वो भूकंप है जब बहुत ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है और लगभग ये माना जाता है कि 99 to 100% मकान गिर जाएंगे। और जब वो मकान गिरेंगे तो लोगों को बहुत कम मौका मिलता है कि अपने मकानों से बाहर आ पाएं। और जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनमें तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। कोई अगर 10वीं मंजिल पे है और ये बताया जाता है कि जब भूकंप आए तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, तो अगर वो 10वीं मंजिल से जीने से उतरेगा तो मान के चलिए उसे 15 मिनट 12 मिनट तो जरूर लगेंगे। तो जब 10 मिनट लगेगा उतनी देर में पहला कंपन, दूसरा कंपन, तीसरा, चौथा सब आ चुके होंगे और जो बिल्डिंग है वो पत्ते की तरह भरभरा के नीचे मलबे में तब्दील हो जाएगी। अब जो अगला भूकंप का प्रकार है वो है कैटास्ट्रॉफिक। ये कैटास्ट्रॉफिक अर्थात अत्यंत विनाशकारी। अत्यंत विनाशकारी भूकंप का मतलब है कि जब 8.1 तीव्रता से ऊपर का भूकंप होगा तो डैम और जो बड़े बड़े पुल हैं और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं वो सभी टूट के गिर जाएंगे। जब डैम टूटेंगे तो क्या होगा कि जो पूरी खेती और आसपास 2-4 हजार किलोमीटर में रहने वाले लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। अगर वो भूकंप से नहीं भी उनको कुछ हुआ तो बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। जब बाढ़ आएगी तो बीमारियां अपने साथ लाएगी, क्योंकि मार्शी दलदल बन जाएंगे और
बीमारियां फैलेंगी, भूखमरी आएगी, इसीलिए इसको कैटास्ट्रॉफिक कह दिया गया है, अर्थात सब कुछ समाप्त करने वाला, जिसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह जो है ये जो रिक्टर स्केल पे भूकंप को और मर्कली स्केल का कंपैरिजन किया था हमने। अब जो रिक्टर स्केल होता है इसमें 0 to 10 जो मापने का पैमाना है वो 0 to 10 है। जो सबसे भयंकर भूकंप आएगा उसको 10 रिक्टर स्केल पे रखेंगे, और अगर भूकंप नहीं आता तब तो 0 है ही। और अगर वही जो हम मर्कली स्केल की बात करें, मर्कली स्केल जो है उसके जो वो हैं डिजिट्स, वो 1 to 12 नापे जाते हैं। रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड नापा जाता है और मर्करी स्केल से इंटेंसिटी नापी जाती है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। वो सीधे पूछते हैं कि मर्करी स्केल से क्या नापा जाता है। उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इंटेंसिटी भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है और भी कुछ होता है। तो लोग जो है सीधे मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, लेकिन मर्करी स्केल का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब ये भूकंप को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसे हम सीस्मोग्राफ कहते हैं, अर्थात भूकंप मापी यंत्र। इसको हिंदी में कहते हैं भूकंप मापी यंत्र। ये एक इस प्रकार का यंत्र होता है, बहुत सेंसिटिव टाइप का, और ये हमेशा पेपर के ऊपर इसमें जो है एक पॉइंट रखा रहता है और हमेशा जो है जो चलता रहता है। जो भी हल्की फुल्की तरंगे होती हैं उनको ऐसे 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 रिकॉर्ड करता रहता है। कुछ इस तरह की आकृति उसमें बनती रहती है और यह मालूम चलता है कि कितने इंटेंसिटी का भूकंप आया है। और जब ये तीव्रता बढ़ने लगती है तो ये मालूम चलता है कि ये भूकंप से पहले का झटका है और फिर आया है, तो अब ये माना जाता है कि अगला बड़ा भूकंप आने वाला है। तो इस प्रकार के ग्राफ टाइप का जो है सिस्मोग्राफ में बनता है। आइए अब देखते हैं कुछ भूकंप इस अर्थक्वेक के बारे में कुछ नए तथ्य देखते हैं। एक्चुअल पॉइंट फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर। धरती के नीचे वह स्थान जहां से एनर्जी वास्तव में रिलीज हुई है, जो उसका मेन बिंदु है, उसको कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। और ये कहां है? ये हमेशा धरती के नीचे होगा। कितने नीचे होगा ये नहीं कहा जा सकता। जनरली वो 100 किलोमीटर के अंदर ही आसपास रहता है, उसके पहले ही रहता है। और यहां से जो एनर्जी वेव्स निकलती हैं वो पृथ्वी में हर तरफ फैलती हैं। आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए ये है अर्थ, ये है अर्थ, ये मान लीजिए। अब यहां पे जो है मान लीजिए कहीं इस जगह से ये है हमारा फोकस, यहां से कहीं कोई घटना घटी अंदर, और यहां से जो वेव्स हैं वो सबसे पहले यहां जाएंगी, फिर यहां जाएंगी, यहां जाएंगी, यहां जाएंगी, अंदर जो है वो चारों तरफ जाएंगी। तो जो ये फोकस है इसी को हमने कहा हाइपोसेंटर। और ये जो चूंकि ये धरती के इस सरफेस ए बिंदु पे सबसे पास है, तो सबसे पहले ये ए बिंदु पे पहुंचेंगी। इसको हम कहेंगे इपीसेंटर। सीधे आपने सुना होगा न्यूज में इपीसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। तो इपीसेंटर कुछ नहीं है। इपीसेंटर का मतलब है कि वह स्थान जहां पर भूकंप की जो तरंगे हैं वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा तीव्रता की महसूस की गई, उसे हम कहते हैं इपीसेंटर। और दूसरा उसका नाम है पॉइंट ऑफ फोकस। जहां से एनर्जी उठी उसे कहा फोकस और हाइपोसेंटर, और जहां पे जाके सबसे पहले सरफेस पर टकराई उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ फोकस या इपीसेंटर कहते हैं। जो वेव्स हैं वो जाएंगी पूरी पृथ्वी पे, लेकिन है क्या कि जो अंदर की लेयर्स हैं, चाहे वो स्टेनोस्फेयर्स हो चाहे मेसोस्फेयर्स में हो, वो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट में है। तो वहां पर उनकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है। तो जब उनकी तीव्रता कम हो जाती है तो उनका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है। तो जो दूर के प्लेसेस हैं वहां पे जब उनकी वो अर्थक्वेक्स की तरंगे पहुंचती हैं, तो अगर यहाँ पे 5 रिक्टर स्केल पे है तो यहाँ पे
1 या 2 पॉइंट का रिक्टर स्केल पे पहुंचती है, मतलब धरती के उस तरफ। यहाँ 5 पहुंची, यहाँ 4 पहुंची, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 हो गई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के हर तरफ जो है वो तरंगे जाती हैं। और जिस जगह पे जो धरती की सतह है, वो जहां पे आके सबसे पहले तरंगे नीचे से टकराती हैं, भूकंपीय तरंगे, उसे कहते हैं इपीसेंटर या पॉइंट ऑफ फोकस। ये हाइपोसेंटर, इपीसेंटर, इन दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। जो धरती की जो सबसे मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों जो है सबसे ज्यादा एपिसेंटर पे होती है, और यहीं पर जो है भूकंप का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब मनुष्य में हमेशा से यह इच्छा रही कि अगर कोई भूकंप आने वाला है तो, या किसी जगह पे भूकंप आया तो वहां के विनाश को देखते हुए उसके मन में ये इच्छा आती है कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो है भूकंप आने के पहले हम जान जाएं, तो हम अपने जानो माल की रक्षा कर सकें, खुद को बचा सकें, अपने कीमती सामान को बचा सकें। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी पुख्ता रूप से नहीं खोजा जा सका है कि जिससे एक आम आदमी जान सके। हाँ, वैज्ञानिकों ने कुछ तरीके अवश्य खोज लिए हैं जिससे वो जान जाते हैं कि भूकंप आ सकता है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कर सकते। अगर वो आज कह रहे हैं तो वो ये कहेंगे अगले 1 हफ्ते में भूकंप आ सकता है। अब अगर यह पूरी दुनिया को बता भी दीजिए कि 1 हफ्ते में भूकंप आने वाला है, तो कोई 1 हफ्ते तक बाहर सड़क पे नहीं सो सकता है, उसे अंततः घर आना ही पड़ेगा। तो आम आदमी कोई ऐसा तरीका हो जिसमें आधा घंटा पहले जान जाए, 1 घंटा पहले जान जाए, ऐसा कोई तरीका अभी तक नहीं जाना जा सका है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे अगर कोई सतर्क व्यक्ति हो तो वो जान सकता है। एक तो जानवरों का व्यवहार, इसमें चूहे, कुत्ते, चींटियां, ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जिनको भूकंपीय तरंगे हमसे पहले महसूस होती हैं। जिन तरंगों को हम जान भी नहीं पाते उनको ये महसूस कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि कुत्तों में का व्यवहार अजीब सा हो जाता है, वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा रोने चिल्लाने लगते हैं। इसके अलावा चूहे, चींटी, सांप, ये सब जो बिल में रहने वाले प्राणी हैं, ये सब निकल के बाहर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब भूकंप आता है तो इनके जो बिल और वो सब होते हैं वो भी अंदर टूट फूट क्रम्बल हो जाते हैं और वो उसी में दब जाते हैं। तो उनको मालूम है कि कब उनको निकल के भागना है पहले। तो अब अगर किसी को जानकारी हो कि चींटियां सब निकल के भाग रही हैं बड़ी तेजी से बाहर की ओर, जगह जगह चींटियां दिख रही हैं, तो कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन उसके ये पता चलता है कि एनिमल का बिहेवियर चेंज हो गया है। दूसरा, रिलीज ऑफ रेडॉन, रेडियो एक्टिव गैस। ये देखा गया है कि जब कोई भूकंप आने वाला है या वॉल्केनिक एक्टिविटी होने वाली है तो उसके पहले बहुत अधिक मात्रा में जो रेडॉन गैस है उसका कंसंट्रेशन वायुमंडल में बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली उस एरिया में जहां पे ये आने वाली है, भूकंप होने वाला है। और ये कहां से निकलती है? जो उस जगह की चट्टानें होती हैं ये उनमें होती है और ये उसमें से बाहर रिलीज होने लगती है। क्यों होती है इसके बारे में वैज्ञानिकों का कुछ नहीं कहना है। दूसरा है फ्लक्चुएशन इन ऑयल वेल्स लेवल। कई जगहों पर यह देखा गया है कि जब भूकंप आया है तो उस जगह पर जो तेल के कुएं हैं, कहीं कहीं पर पानी के कुओं में भी देखा गया है, लेकिन अधिकांशतः तेल के कुओं में देखा गया है कि जब भूकंप आने वाला होता है उसके कुछ सेकंड, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले उन तेल के कुओं का लेवल अचानक बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है। इन जो कुएं होते हैं तेल के कुएं, इनमें से लगातार तेल निकाला जाता है तो इनका लेवल हमेशा नॉर्मली गिरता ही है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर कई मीटर और कई जो है मीटर का उसमें ऊपर आ जाता है लेवल, तो आप जान लीजिए नीचे से कोई अंतर्जात बल है जो ऊपर की ओर ऊर्जा को ढकेल रहा है और वो हो न हो भूकंप ही होगा। इसके अलावा टेम्परेचर, विश्व में कई जगहों पर देखा गया है कि जब भूकंप आने वाला था उस समय तापमान में एकदम से वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि संभवतः जो वो एनर्जी है
जो नीचे से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी आ रही है और धरती फोड़ रही है, धरती को धक्का दे रही है, वो जब रिलीज होती होगी तो तापमान में वृद्धि होती होगी। कई जगहों पर यह तापमान में वृद्धि 8 से 10 सेल्सियस तक महसूस की गई है। इसके अलावा चेंज इन सीस्मिक वेव वेलोसिटी, अभी मैंने जो ऊपर एक चित्र बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोकस से जब एनर्जी वेव्स निकलती हैं तो वो धरती में अलग अलग जगहों पर हर तरफ जाती है। कुछ जो हमारा इपी सेंटर होगा वहां पर कुछ ही घंटों बाद या मिनट बाद पहुंच जाएंगी, और जो बाकी दूरियां हैं वो अलग अलग समय पर पहुंचेंगी, अलग अलग मिनट्स की देरी पे। तो जब ये तरंगे लिक्विड स्टेट से होकर गुजरती हैं तो वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि जब कोई बड़ा भूकंप आने वाला होता है तो इन तरंगों की गति कम हो जाती है, जिसे वो लीड टाइम कहते हैं। तो स्पेशली रशिया के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था और ये बताया कि जो हमारी सीस्मिक जो रेज हैं, जो वेव्स हैं, उनकी वेलोसिटी एकदम से कम हो गई है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो गतिविधि है ये भूकंप के पहले ही होती है। अब आइए देखते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी में हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं जिसका हम पर प्रभाव ना पड़े, चाहे अच्छा प्रभाव पड़े चाहे बुरा प्रभाव पड़े। बाकी विषयों में ऐसी भी पढ़ाई होती है जिसका मनुष्य पे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता। जो ये भूकंप होता है ये वास्तव में कुछ सेकंड के लिए ही आता है। जो बड़े बड़े भूकंप होते हैं वो भी 4 से 5 सेकंड ही सस्टेन करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अभी एक 3 सेकंड का भूकंप आया, फिर 10 मिनट बाद फिर एक 3 सेकंड का आया, फिर 2 सेकंड का आया, ये होता है। आफ्टर शॉक और प्री शॉक दोनों आते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एक शॉक है वो 3 से 4 मिनट का ही सस्टेन करता है। लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो इतने भयानक हो सकते हैं। अगर रिक्टर स्केल 5 के ऊपर है, मैंने आपको बताया था 5 के ऊपर मकान गिरने लगते हैं, वो इतने भयंकर होते हैं कि उस मलबे को उठाने में महीनों लग जाते हैं। अब सबसे क्या क्या प्रभाव है, अगर कोई हल्का फुल्का भूकंप आया है तो हमारी धरती हिलेगी, लेकिन कुछ टूट फूट नहीं होगा। मकान खड़बड़ाएंगे, पंखे हिलने लगेंगे, हम अगर खड़े होंगे तो हमको लगेगा कि धरती हमारे नीचे हिल रही है। कुर्सी अगर पे बैठे होंगे तो हमें लगेगा कुर्सी हिल रही है। लेकिन जब थोड़ी तीव्रता का भूकंप आता है तो जो हमारी सतह है पृथ्वी की वो रप्चर कर जाती है, अर्थात उसमें फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, उसमें गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब जैसे भूकंप आया तो जो हमारे अस्थिर पहाड़ है, होता क्या है कि जो पहाड़ों को हम लगातार काटते और छांटते रहते हैं, उनको छीलते रहते हैं, तो वो अस्थिर हो जाते हैं। उनके ऊपर की परत जो मजबूत परत है वो हट जाती है और नीचे की जो भुरभुरी परत है वो एक्सपोज हो जाती है। तो जैसे ये भूकंप आता है तो होता क्या है कि लैंडस्लाइड जो है शुरू हो जाती है और मड स्लाइड शुरू हो जाती है। कभी कभी तो जो मड स्लाइड है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो नीचे तलहटी में बसे हुए गांव के गांव पूरे पूरे उसी में दब जाते हैं। तो समझिए अगर गांव में 400 लोग रहते थे और रात में सोए थे और रात में भूकंप आया, मड स्लाइड या लैंड स्लाइड हुई, तो सुबह वो 400 लोग और 50 घर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये नुकसान हो जाता है। अगला नुकसान है फ्लड्स ऑफ द डैम कोलैप्स। मैंने आपको बताया अगर 7-8 तीव्रता का भूकंप है और उसका ईपी सेंटर के पास कोई डैम है अगर 10-20-50 किलोमीटर में, तो ये तय है कि वो डैम टूट जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो पानी की गति कम होगी, और अगर एकदम से टूट गया, ऐसा देखने में आया है कई जगहों पर विश्व में भूकंप के कारण डैम कोलैप्स हुए हैं, तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पर एवलांच आ जाता है। एवलांच और कुछ नहीं है, जैसे लैंड स्लाइड था, मड स्लाइड था, वैसे इसको आप कह सकते हैं स्नो स्लाइड, अर्थात बर्फ ऊपर से नीचे खिसकती है। इसके अलावा अगर कोई फैक्ट्री है, कुछ है जहां पे आग लग सकती है, आग का काम हो रहा है, वहां एकदम से भूकंप आया और आग किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ गई तो पूरा पूरा आग भी लग जाता है। और देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कारण क्या है, अर्थक्वेक के कारण क्या है। तो फॉल्ट्स, जो फॉल्ट है हमारे, वो जब जो हमने आपको बताया था, अभी डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के नीचे सरकती हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं, वहां पे फॉल्ट तैयार होता है। और जब फॉल्ट ये दरारें तैयार होती हैं तो उनमें जो घर्षण होता है
उसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो हम जानते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं, जो ये प्लेट जो है प्लेट विवर्तकी के अंतर्गत, वो एक स्थिर नहीं है, वो सरकती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं। टकराने के कारण भी अर्थक्वेक आता है। इसके अलावा जब भूकंपीय गतिविधि होती है कोई, जरूरी नहीं है कि भूकंप एकदम से फोड़ के लावा बाहर आ जाए। भूकंपीय गतिविधि में यह भी होता है कि लावा धीरे धीरे नलियों के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। तो होता क्या है कि अगर नली के सहारे चढ़ रहा है तो जहां पे लावा भरा हुआ था वो अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को भरने के लिए इधर उधर की चट्टानें उधर आ गई, उसको फिल कर दिया। अब वहां पे से जब चट्टान हट गई तो वहां पे भूकंप आ सकता है। मतलब जब जो रॉक्स हैं वो धरती के नीचे अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपनी जगह बदलेंगी तो भूकंप आ सकता है। अब कितने प्रकार के अर्थक्वेक हैं? तो पहला टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जब हमारी जो टेक्टोनिक चट्टानें हैं आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? अर्थक्वेक आ जाएगा। जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक हो जाएगा। दूसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक। मान लीजिए हमने कोई हमारी खान थी और हमने कोई उधर विस्फोट किया और जो नीचे अंडरग्राउंड खान थी वो पूरी की पूरी बैठ गई धम्म से। होता क्या है कि खान नीचे नीचे सुरंगें बना करके खान से खनिज निकालते रहते हैं, जैसे कोयला निकालते हैं। और कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि खनिज जो है, जो खान है वो पूरी बैठ गई, अर्थात उसकी 4-5 लेयर्स एकदम से नीचे बैठ गई। तो इतनी तेज बैठती हैं कि उससे उस क्षेत्र में 2, 3, 4 रिक्टर पैमाने तक का भूकंप आ जाता है। स्थानीय भूकंप है, बहुत दूर तक नहीं रहता वो। इसके अलावा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक है। मान लीजिए कोई खान है और उसमें डायनामाइट लगा के कोई विस्फोट किया गया ज्यादा तीव्रता का, या कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया किसी ने धरती के नीचे ऊपर कहीं भी, तो उसमें एक भूकंप आता है और उसको रिक्टर पैमाने पे मेजर भी किया जाता है। इसके अलावा रिजर्वायर इंक्लूडेड अर्थक्वेक, जब कोई बहुत बड़ा जलाशय या डैम या कोई बहुत बड़ा जो समुद्र या जो सागर होता है वहां पर जब पानी भरा होता है और पानी की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है या एकदम से कम हो जाती है, तो उसके नीचे जो चट्टानें हैं, जो उसकी सतह के नीचे, उन पर जब दबाव कम या ज्यादा होता है तो वो इधर उधर सरकती हैं और उस चट्टानों के सरकने के कारण अर्थक्वेक आ जाता है। तो जिन जगहों पे ये डैम बने होते हैं वहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए मित्रों, अर्थक्वेक होता क्या है, क्यों आता है, कैसे आता है, उसके प्रकार क्या हैं, उनसे कैसे नापा जाता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया। इसी का अगला पार्ट आएगा जिसमें हम भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एस वेव्स, पी वेव्स, एल वेव्स, इन सब के बारे में डिटेल से बताएंगे और किस प्रकार से ये जो तरंगे हैं इससे हमको अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर मालूम चलता है, इसको भी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि कुछ आपको जानकारी मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।